Good morning students, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my third video of CBSE examination paper 2019 of economics class 12. So this is also an important sessions of this video. So let understand the 4 marks. अब हम लोग को कवर करना कितना 4 मार्क्स के लिए हमें प्रिपरेशन करना है कि हमें 4 मार्क्स कैसे मिल जाए। आपको ये समझना पड़ेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। जब तक आपका कोई प्लानिंग नहीं होगा तब तक तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। बिना प्लानिंग का बोर्ड नहीं क्लियर कर सकते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी मीन्स ग्रेटर पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ द गुड्स इन द इकोनॉमी। डेफिनेटली याद रखिएगा, ज़्यादा जीडीपी होने से क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। बिल्कुल, ज़्यादा गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, लोगों का इनकम भी क्या होगा, बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बोलिए या इनकम बोलिए, ये सब क्या है, हमारा इनकम होता है। मतलब मंथली इनकम कह सकते हैं, ईयरली कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। तो डेफिनेटली जीडीपी बढ़ना चाहिए और जीडीपी दो ही तरह से बढ़ता है, गुड्स और सर्विस से। तो ये आपका क्वेश्चन बोला है डू यू एग्री, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं विद द गिवन स्टेटमेंट, जो ऊपर में स्टेटमेंट दिया गया है। गिव अ वैलिड रीजन इन योर सपोर्ट, आप एक वैलिड आंसर दीजिए इसके सपोर्ट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, अच्छे से इसको समझते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। जीडीपी क्या है, जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उसका सम टोटल है। सो वी मे बी टेम्पटेड टू द ट्रीट हायर लेवल ऑफ जीडीपी ऑफ अ कंट्री एज एन इंडेक्स ऑफ द ग्रेटर पर कैपिटा इनकम। बिल्कुल आप याद रखिएगा, ज़्यादा जीडीपी होने से ज़्यादा गुड एंड सर्विस होता है, ज़्यादा गुड एंड सर्विस से ज़्यादा इनकम होता है, ठीक है। तो ये कारण है मेन, और आप इसे अच्छे से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये पूरा आंसर हो गया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया भी गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए ये रियल और नॉमिनल क्या है मैं बताता हूँ आपको, है ना। रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब रियल जीडीपी कहिए इसको, और एक होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक ना, रियल जीडीपी से और नॉमिनल जीडीपी में। ये आपको मिलेगा नेशनल इनकम एंड रेटेड एग्रीगेट चैप्टर में, चैप्टर 3 या 4 में, ठीक है। अब आते हैं रियल जीडीपी क्या है, समझिएगा। कोई भी गुड एंड सर्विस का अगर वैल्यू, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर पे निकालते हैं तो उसको हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। जैसे आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, देखिए अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रियल जीडीपी के बारे में मैं बता रहा हूँ। पहले देखिए रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए वीट है, ठीक है, वीट है, और ये है आपका 2012 और इसको 2011 मान लीजिए। 2012 हो गया, ये 2011 हो गया। मान लीजिए वीट आपको 10 केजी चाहिए, 10 केजी चाहिए, सॉरी यहाँ पे रुपीस लगा दिए, 10 केजी चाहिए। और अगर इसका 2011 में देखेंगे तो 20 रुपये केजी था ये, ठीक है। और 2012 में देखें तो ये 30 रुपये केजी है, 30 रुपया केजी है। जानते हैं कि एक साल में इतना बढ़ता नहीं है, बस एक ईयर ले लिए ऐसे ही, आप कुछ भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसको 2000 कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मान लीजिए 2000 में 2000 था, 20 रुपये था, और यहाँ पे 30 रुपये हो गया। तो जब हम लोग किसी भी गुड एंड सर्विस का वैल्यू प्रीवियस ईयर पे निकालेंगे तो उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। और वही चीज़ को अगर हम लोग करेंट ईयर पे निकालते हैं तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल इस बात को याद रखें। तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बिल्कुल क्लियर है, देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ कॉमोडिटी है, प्राइस इन द करेंट ईयर मतलब कि P1, प्राइस इन द प्रीवियस ईयर मतलब ये बेस प्राइस का मतलब है प्रीवियस ईयर, ठीक है। और क्वांटिटी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए नॉमिनल जीडीपी निकाला गया है। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, P1 Q1, मतलब प्राइस जो करेंट ईयर का है और Q1 मतलब जो करेंट ईयर का क्वांटिटी है। तो अगर उसको इंटू करते हैं तो आपको नॉमिनल जीडीपी मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो क्वांटिटी को किससे इंटू कर रहे हैं, करेंट प्राइस से कर रहे हैं। तो जब करेंट प्राइस से करोगे तो नॉमिनल मिलेगा, और इसी क्वांटिटी को अगर प्रीवियस प्राइस से करोगे तो रियल मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छा सा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो बिल्कुल मैं बता दूं, सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक चैप्टर्स पे है, कमर्शियल बैंक में है या बैंकिंग सिस्टम में है।
सेंट्रल बैंक क्या होता है, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए दो तरह का अपनाता है, जिसमें क्वांटिटेटिव मेथड है और दूसरा क्वालिटेटिव मेथड होता है। क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत उसके बहुत सारा मेथड है, जैसे बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, लीगल रिजर्व रेशियो है, रेपो रेट है। चलिए एक करके मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे डेफिनेटली आपसे पूछ रहा है दोनों में डिफरेंट, तो दोनों में डिफरेंट क्या है देखिए। क्वांटिटेटिव टूल के बारे में अगर बात किया जाए तो दीज आर दोज विच आर डायरेक्टली इम्पैक्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। दिस टूल बी इफेक्टिव टू द आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। सिंपल सी बात, क्वांटिटेटिव टूल के बारे में वो बताया गया गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने ये बताया है कि ये जो टूल है ये डायरेक्ट मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार से मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये मनी सप्लाई का मतलब होता है मनी जो हमारे अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट कर रहा है उसको हम लोग मनी सप्लाई बोलते हैं। इसको सेंट्रल बैंक कुछ क्वांटिटेटिव टूल के अनुसार कंट्रोल करता है, या चाहे तो बढ़ा सकता है या चाहे तो घटा सकता है। तो कैसे करता है देखिए, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के अंदर है, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक, जैसे कि हम लोग तो लोन लेने जाते हैं कमर्शियल बैंक पर, कमर्शियल बैंक कहाँ जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। और लोन लेगा तो लोन अगर सेंट्रल बैंक देता है तो उसका कुछ ब्याज भी लेगा, मतलब ब्याज 10% से 8% कर दिया, मतलब घटा देगा तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन मांगेगा। वही अगर 10% से 12% कर दिया तो कमर्शियल बैंक कम लोन मांगेगा। तो इस प्रकार से सेंट्रल बैंक क्या करता है, पूरी तरह से जो पैसा जो ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को पता रहता है कि अगर हम कमर्शियल बैंक को करेंगे ट्रांसफ़र तो ये पब्लिक को करेगा। देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक और इसको पब्लिक को मान लीजिए। सेंट्रल बैंक इसको पैसा देता है, कमर्शियल बैंक इसको पब्लिक को पैसा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी पैसा का जो लेन देन है तो वो बैंक रेट पे डिपेंड करता है कि बैंक मतलब सेंट्रल बैंक ने किस तरह का रेट लिया। अगर उसने ब्याज बढ़ा दिया तो ये भी ब्याज को बढ़ा देगा, तो पब्लिक को भी ज़्यादा भारी पड़ेगा, तो पब्लिक क्या करेगा, लोन मांगेगा नहीं। उसी प्रकार से लीगल रिजर्व रेशियो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो लीगल रिजर्व रेशियो में क्या होता है, दो चीज़ रहता है, LRR इसको कहते हैं। इसमें दो चीज़ देखने मिलेगा आपको, CRR और एक SLR। CRR अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, कैश रिजर्व रेशियो जो हमारा सेकंड वीडियो में था, और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब जो यहाँ पे सिंपल सी बात ये रखिएगा, CRR के अनुसार किसी भी कमर्शियल बैंक को जो पैसा है कुछ सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, और SLR के अनुसार कमर्शियल बैंक को खुद के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है। मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ रुपया है, तो 100 करोड़ में 10 करोड़ रुपया ये CRR के रूप में सेंट्रल बैंक को दे देगा, अब 20 करोड़ रुपया खुद के पास रखेगा, तो बच्चा 70 करोड़ वो पब्लिक को लोन के रूप में दे देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझें इसको। देखिए, रेपो रेट का मतलब होता है ना कि जब कमर्शियल बैंक शॉर्ट टाइम समय के लिए लोन लेता है सेंट्रल बैंक से, तो वो जो भी जिस रेट में ब्याज लगाती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। और कभी कल क्या करता है ना, कमर्शियल बैंक लोन लेने की नहीं जगह वो कुछ पैसा जमा कर देता है RBI में। जैसे आम पब्लिक जाके जब जमा करता है पैसा कमर्शियल बैंक में, उसी प्रकार से कमर्शियल बैंक जमा करता है सेंट्रल बैंक में, पैसा जमा करता है, ठीक ना। देखिए, कमर्शियल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक में कुछ पैसा जमा करता है, डिपॉजिट करता है, तो बदले में ये क्या करता है, ये इसको ब्याज देता है। देखिए, अगर ये लोन मांगने जाएगा तो ये इससे ब्याज मांगेगा, पर अगर ये पैसा जमा करता है इससे तो ये इसको ब्याज देगा। तो जिस रेट पे देगा उसको हम लोग रिजर्व रेपो रेट कहते हैं, ओके। फिर क्वालिटेटिव टूल के अनुसार है कि इस प्रकार से तो कंट्रोल किया जा सकता है, इस प्रकार से भी किया जा सकता है, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट के करके सिक्योरिटी के तौर पे। जैसे मान लीजिए कि आप लोन मांगने जा रहे 10 लाख रुपए का कमर्शियल बैंक में, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटी 15 लाख मांगेगा, तो इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अगला है मोरल सुएशन का मतलब, कि सुएशन का मतलब है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को समझाने की कोशिश करता है कि देखो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर चीज़ का प्राइस बढ़ गया है, अभी क्या करो, किसी को लोन मत दो, मतलब समझाने की कोशिश करता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को। फिर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि दो भी तो अच्छे से दो, मतलब उन लोगों को दो जिसको ज़्यादा जरूरत है। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे इस बात को कि हमारा ये सैम्पल पेपर कितना जरूरत है, और अगर इसको आप अच्छे से लिख भी लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो इस चैप्टर के अनुसार जो BOP, ये जो आपको ट्रेड दिख रहा है, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, ये BOP चैप्टर से मिलेगा आपको। और इसमें कहा गया कि ट्रेड सरप्लस क्या है, देखिए समझाते ट्रेड सरप्लस क्या है ना। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा
एक होता है एक्सपोर्ट, जब हम लोग गुड्स को भेजते हैं बाहर, और एक होता है इम्पोर्ट। समझिएगा, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया तो हमें फ़ायदा है, तो इसको हम लोग ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया तो हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, मतलब व्यापारिक नुकसान व्यापारिक फायदा। करेक्ट, तो इसे अच्छे से पढ़ ले अब। फिर अगला है हमारा यहाँ पे मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज। ये क्या होता है, ये आपको मिलेगा जो टॉपिक है ना, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बताना है मैनेज फ्लोटिंग का। इसका मतलब मैं बता देता हूँ हमको। देखिए, ये जो टॉपिक है, ये पहले आपका जो टॉपिक जो है बिल्कुल, ये आपको ये टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज मतलब चैप्टर 11 का है। फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज जो चैप्टर है इसमें मैक्रो इकोनॉमी का, उसका है ये आपका मैनेज फ्लोटिंग रेट। फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है ना, देखिए, एक होता है फिक्स एक्सचेंज। फिक्स एक्सचेंज का मतलब होता है कि जब भी डॉलर, एक डॉलर को हम लोग जितना रुपया में कन्वर्ट करते हैं, मान लिया 80 रुपीज़ में, तो इसको जो रेट जो है ना, जब भी ये जो रेट है कि डॉलर का दाम कितना होगा, ये जब दो गवर्नमेंट आपस में डिस्कस करके फिक्स करता है तो इसको हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट बोलते हैं। करेक्ट, और यही जो डॉलर है, एक डॉलर का दाम, ये अगर डिमांड तय करे और सप्लाई तय करे, मतलब मार्केट के अनुसार तय किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा तय नहीं किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्सिबल एक्सचेंज। तो देखिए, हमारे पास दो एक्सचेंज है, एक फिक्स और एक क्या है, फ्लैक्सिबल। तो फिक्स में क्या होता है, जो भी एक्सचेंज होता है कोई भी विदेशी पैसों में, तो वो हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट के द्वारा होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट सेट करता है प्राइस। और फ्लैक्सिबल में क्या होता है, वो मार्केट तय करती है कि एक डॉलर का दाम क्या होगा। ठीक है, और जब दोनों फंक्शन आ जाए एक साथ, मार्केट भी तय करे और गवर्नमेंट भी तय करे, तो उसको हम लोग मैनेज फ्लोटिंग रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग रेट। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे पहला लिखा है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, दूसरा नॉमिनल इफेक्टिव रेट। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो बहुत सारा टाइप बताया गया है, ये एकदम नया क्वेश्चन है, इससे हम लोग को देखना ही चाहिए, समझना चाहिए कि इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन अगर आता है तो क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितना मार्क्स में। देखिए, ये 6 मार्क्स में है ना। चलिए, इसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। टोटल हम लोग पास बहुत सारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना सारा क्वेश्चन है टोटल। और ये 17 वापस सेट 2 आ गया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चलिए, वापस हम लोग आते हैं उसी क्वेश्चन की ओर और इसको कंप्लीट करते हैं। सभी क्वेश्चन को बताएंगे, प्रैक्टिकल कैसे बनाता है वो बताएंगे, हर चीज़ को हम लोग किसी को छोड़ने वाला नहीं है। चलिए, ये वीडियो थोड़ा हमारा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक आप एक काम करें, इससे पूरे कंप्लीट करें, सबको अच्छे से लिख लें और याद कर लें। और याद रखें कि हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस प्रकार का, वो बहुत ज़्यादा देता है एग्जाम में। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो मस्ट केयरफुल about exam. Thank you. This video is also completed and we are completed total 22 क्वेश्चन, बट और वाला जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।